अच्छी स्वास्थ्य का आईना है चेहरे की रौनक। और इस रौनक के दो मुख्य बिंदु हैं, एक तो खूबसूरत मुस्कान और दूसरा कोमल त्वचा। आज इसी विषय पर हम फोकस कर रहे हैं हेलो डॉक्टर सेगमेंट में, हाइजीन हैबिट्स फ्रॉम ओरल केयर टू स्किन केयर। और इस विषय पर बातचीत के लिए कार्यक्रम में स्वागत कीजिए डॉक्टर प्रकाश खूटे का। नमस्कार। आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और स्वागत कीजिए डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्रा जी का। नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है। आप है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा से। आज 20 मार्च तारीख विशेष है क्योंकि आज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है, तो आप सभी को बधाई। और क्योंकि आप पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं तो पहला सवाल डॉक्टर ज्ञानेंद्र आपसे कि जब बच्चे का जन्म होता है क्या तब से ही दांतों की देखभाल करें और कैसे? जी, बहुत अच्छा सवाल है और काफ़ी अनदेखा किया जाने वाला ये सवाल है, क्योंकि एक सवाल हमेशा हमारे दिमाग में रहता है कि बच्चे की ओरल हेल्थ की जो है शुरुआत कब से करें मेंटेनेंस की। तो उसमें जो है लोग सोचते हैं पहला दांत, कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चा 2 या 3 साल का हो जाए, कुछ लोग 5 साल। लेकिन द ओरल हेल्थ स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ। बच्चे के जो है जबड़े जब दांत नहीं भी निकले होते हैं तो उनके जो है मसूड़ों को जो है एक सॉफ्ट कॉटन से लेकर के सफाई तभी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जो आपका नया दांत आने वाला है उस पे आपके किस प्रकार से कीटाणु और जीवाणु एक्ट करेंगे वो उस पर निर्भर करता है। बचपन से ही हमें हाइजीन पर बहुत जोर देने के लिए सिखाया जाता है, तो डॉक्टर प्रकाश, सिर्फ नहाना काफी है कि हमें और भी स्किन केयर करने की जरूरत है? स्किन केयर की भी आजकल ज़रूरत ज़्यादा हो गई, सब प्रेजेंटेबल रहना चाहते हैं, तो बहुत बेसिक केयर मैं यूजुअली लोगों को सजेस्ट करता हूँ। जैसे आप अपनी त्वचा को कोमल रखने के लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, सन प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक काफ़ी हमारी स्किन हेल्दी रह सकती है। बिल्कुल। तो यदि आप भी चेहरे की रौनक चाहते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य चाहते हैं, डॉक्टर प्रकाश, डॉक्टर ज्ञानेंद्र से कोई सवाल करना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड है और नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532। जी, इस समय पहली कॉलर ममता जी फोन लाइन पर हैं। गुड मॉर्निंग ममता जी, सवाल पूछिए। मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं, आगे से गंजापन आ गया, तो मैं जानना चाहती थी इसके लिए मैं क्या करूं? आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी 35। 35। डॉक्टर प्रकाश? देखिए, अगर किसी के बाल टूट रहे हैं या सामने से गंजापन आ रहा है तो एक तो देख के हम बता सकते हैं उनको कि क्या प्रॉब्लम है, बट कुछ यूजुअली इस एज ग्रुप में हार्मोनल इश्यूज़ के कारण ये प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे हाइपोथायराइडिज्म लोगों को बहुत कॉमनली इस एज में आ जाता है। कई बार लोगों को PCOD नाम की बीमारी भी रहती है, तो एक बार चेक तो करना पड़ेगा कि मैं ममता जी से बोलना चाहूँगा कि कुछ ब्लड टेस्ट हैं अपने नियरेस्ट जो डर्मेटोलॉजिस्ट से उनसे मिलके वो टेस्ट करवा लें और उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत इजीली ट्रीटमेंट अवेलेबल है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन अमूमन हर किसी के लिए क्या एयरफॉल की समस्या बढ़ गई है इन दिनों? यस, काफ़ी कॉमनली ये आजकल हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और हमारा लाइफ स्टाइल बहुत भाग दौड़ भरी जिंदगी है हमारी, जिसके कारण ये काफ़ी बढ़ गया है। दूसरा, हम अवेयर भी हो गए हैं। जी डॉक्टर, अब दांतों की अगर हम बात करें तो आजकल आमतौर पे ऐसा देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनके, कुछ बच्चों के दांत बड़े आगे को निकले हुए रहते हैं, काफी बच्चे ऐसे नजर आते हैं, तो क्या कारण है, ये इतना बदलाव क्यों है अभी के समय में? ये देखिए, जैसे जैसे हमारे बच्चों के दांत पहले दूध के दांत आते हैं और उसके बाद परमानेंट दांत आते हैं, तो कुछ तो जो है जब ये ट्रांजिशन फेज होता है लगभग 9 से 12 साल, तो आप सामने देखेंगे कुछ बच्चों के आगे के दांतों में स्पेसिंग आ जाती है। तो कुछ चीज़ें तो एब्सोल्युटली नेचर के साथ डिज़ाइन हैं और वो अपने समय के साथ उस चीज़ें सही हो जाती हैं। बट यस, कुछ एक चीज़ें हमारी इंटरवेंशन चाहती हैं, तो उसमें हम सजेस्ट करते हैं कि अपने डेंटिस्ट को आप रेगुलरली विजिट करें और उनको समय रहते जो है इंटरसेप्ट कर लें। जो बच्चे आपके पास आते हैं माता पिता के साथ, अमूमन क्या समस्याएं लेके आते हैं? अमूमन समस्याएं आप देखिए, वर्ल्ड वाइड जो है हमारी डेंटल डिजीजेस जो है फैली हुई हैं, उनका रिस्पेक्टिव परसेंटेज हमारे इंडिया में भी देखा जाता है। तो रिलेटिवली आप देखेंगे, बच्चों में देखेंगे तो जैसे डेंटल डिजीज, डेंटल केरीज हो गई। अब वैसे यूजुअली कहा जाता था कि जैसे पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया की समस्या बच्चों में नहीं, लेकिन अब एक ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है, बच्चों में भी अब पायरिया पाया जा रहा है, मैलोक्लूजन भी, आड़े टेढ़े दांत भी जो है देखे जाते हैं। जी, हमारे कॉलर एक और जुड़ी है हमारे साथ। नमस्कार मोना जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल है कि मेरे को डैंड्रफ और हेयर फॉल की समस्या है। जी, कब से है? कितने सालों से है मोना जी? मैम काफी साल से है। जी डॉक्टर साहब? देखिए, डैंड्रफ एज सच तो डिजीज़ नहीं है, वो टेंडेंसी होती है। किसी किसी की स्कैल्प ऑयली होती है, वो लगातार चल सकती है और काफ़ी लंबे समय तक रह सकती है।
अब जैसे हमने पहले भी बात की थी, हेयर फॉल के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यंग फीमेल में यूजुअली न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, मिडिल एज में यूजुअली हार्मोनल इश्यूज होते हैं, और यंग एज में भी हार्मोनल इश्यूज थोड़े आने लगे हैं। तो न्यूट्रिशन पे ध्यान देना ज़रूरी है, अपने हार्मोनल डिसबैलेंस के बारे में जानना ज़रूरी है। तो डॉक्टर से एक बार मिल लें, उनसे ज़्यादा चीज़ें समझ में आ सकती हैं। कॉम्बिनेशन डैंड्रफ और हेयर फॉल है तो हो सकता है कि पीसीओडी हो उनको, उसके लिए भी हमको एक बार चेकअप करना ज़रूरी होता डॉक्टर है। साहब, खान पान के पूछना चाहूँगा, अगर हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तला ज़्यादा खाते हैं, जी। इसका क्या असर पड़ता है हमारी स्किन पर? देखिए, जो तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा, अगर ऑयली चीज़ें खा रहे हैं आप या बाहर की चीज़ें बहुत खा रहे हैं, तो इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है आपको। दूसरा, आपका ऑयल ग्लैंड सिक्रीशन थोड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण, प्लस क्योंकि जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में बात करते हैं, इन सब चीज़ों के कारण आपका सिक्रीशन, सीबम सिक्रीशन, ये सब चीज़ें बढ़ सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण आपको एक्यांथोसिस निग्रिकेंस नाम का एक कंडीशन डेवलप हो सकता है, जिसमें आपने देखा होगा स्किन थोड़ी मोटी, काली और मोटी सी दिखने लग जाती है। तो स्किन का टेक्सचर और स्किन का क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो सकता है, एक्ने ज़्यादा आ सकते हैं। अब देखा होगा कई लोग थोड़े मोटापे से पीड़ित रहते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। कुमार जैन जी हैं फोन लाइन पर। हेलो हाँ, गुड मॉर्निंग अमित भावना जी, जी, नमस्ते। और गुड मॉर्निंग दोनों पैनलिस्ट के। जी, मेरा सवाल है कि फंगल की प्रॉब्लम में शुगर का कितना इम्पैक्ट होता है? जी डॉक्टर साहब, पहले मैं और आपसे अमित जी, पूछूंगा। आज डॉक्टर मेखला से जो बातचीत कराई वो बहुत मीनिंगफुल थी। अच्छा, चलिए, डॉक्टर मेखला Thank you, स्टूडियोज में thank हैं you. और थैंक यू वेरी मच। दोनों से ही पूछूंगा, स्किन में भी फंगल डिजीज होती है, लेकिन क्या दांतों में भी हो सकती है? जी बिल्कुल, दांतों में भी फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। हमारे मुंह में जो जीवाणु तैरते रहते हैं उनमें फंगाई भी देखी जाती हैं। Okay. यस, अगर किसी भी चीज़ का जो है हमारा इन्फेक्शन होता है तो टू भी चाहे बैक्टीरियल हो, वो बाद में अगर हमारी जैसे डायबिटीज़ वगैरह हमारी कंट्रोल नहीं होती तो एसोसिएटेड फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कैंडिडियासिस जिसे कहते हैं, वाइट टंग या ओरल थ्रश कहते हैं। तो इन सब का भी मैनेजमेंट जो है समय रहते आप इसके लिए मेडिसिन ले सकते हैं। टंग क्लीनर, आपको रेगुलर टंग क्लीनिंग की भी बताई जाती है। बच्चों में भी जो है यूजुअली देखा जाता है फंगल इन्फेक्शन, तो इसका हम इलाज करवा त्वचा सकते हैं। में फंगल इन्फेक्शन? जी बिल्कुल, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको फंगल इन्फेक्शन काफ़ी परसिस्टेंट रह सकता है, मतलब बार बार आ सकता है, रिकरेंसेस भी काफ़ी कॉमनली हम देखते हैं, और दवाइयों का असर भी थोड़ा कम आता है। तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि डायबिटीज़ कंट्रोल्ड रहे अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। कई बार अभी जैसे हम फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, डेंड्रफ भी हम कई बार देखते हैं कि लोगों के आईब्रोज पर जो है वहाँ डेंड्रफ आ जाता है, या वहाँ पर कुछ अजीब तरीके की स्किन बननी शुरू हो जाती है। तो वो क्या रीज़न है और उसका कैसे क्योर होता है? देखिए, ये बेसिकली आप जो कंडीशन के बारे में बात करें, इसको हम अपने भाषा में सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। एक्चुअली एक स्पेक्ट्रम होता है, डेंड्रफ मान सकते हैं आपकी माइल्ड फॉर्म है उस चीज़ का, और सिबोरिक डर्मेटाइटिस एक प्रॉपर डर्मेटेटिक कंडीशन है, मतलब इन्फ्लेमेशन हो रहा है आपको स्किन में। तो ये आईब्रोज में डैंड्रफ बनना, और इनफैक्ट सिर्फ आईब्रोज नहीं, जहाँ भी हेयर बेयरिंग एरियाज होते हैं हमारे, खासकर ये जो एरिया है फेस का, एक तो सेंटर पार्ट, चीक्स वाला एरिया, बियर्ड एरिया, चेस्ट, जहाँ पर हेयर हो सकते हैं, यहाँ सीबम ग्लैंड्स होते हैं ज़्यादा, तो यहाँ से ज़्यादा सीबम सिक्रेशन के कारण इस जगह पे एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप होती है, जिससे हम सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो ये है बेसिकली ये कंडीशन। लेकिन दांतों की अगर बात करें डॉक्टर साहब, तो बच्चों को कितनी बार ब्रश करना चाहिए और ब्रश करने का सही तरीका क्या है? ब्रश करने का तरीका जो है एज के साथ जो है चेंज होता है। अब आप अगर बच्चे को आप 45 डिग्री का कोड समझाएंगे तो हमें शायद समझाने में जो है काफ़ी साल लग जाएंगे, राइट। तो बच्चों के लिए इसको एक हैबिट को जो है आप एक फन एक्सरसाइज बना दीजिए, राइट। बच्चे को जो है आप सर्कल बनाने के लिए कहिए, बड़ा सर्कल बनाता रहेगा, उसके बाद उसको धीरे धीरे करके छोटा करिए, छोटा करके इतना ले आना है कि उसके मुंह में ब्रश चला जाए। ब्रश ले करके आप, और अगर हम बड़े लोगों की बात करें तो मॉडिफाइड बास टेक्निक, जो कि 45 डिग्री का कोड हम समझाते हैं कि ब्रश को आप 45 डिग्री के कोड जहाँ पर मसूड़े आपके दांत से हो रहे हैं उसको करके आपको ट्विस्ट मोशन में जो है हर एक दांत के हर एक सरफेस को क्लीन करना होता है। 2 मिनट दिन में 2 बार इस मिनट। अच्छा जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं। नमस्कार सुषमा जी, क्या सवाल है आपका? मेरा बेटा 28 साल का है और उसके सिर के ऊपर से काफी बाल उड़ गए हैं, गोल गोल सब्जी से बन रही हैं जी। तो मेरे को सर ये पूछना है, जो आजकल ना वो ब्लड से प्लाज्मा बनाते हैं और सिर में सुई से डालते हैं, तो वो कितना कारगर है या नहीं है? सर मेरी समस्या का, जिज्ञासा का समाधान कीजिएगा। जी, ये भी बताइए सुषमा जी, आपके जो हस्बैंड हैं या फिर बेटे के जो दादाजी हैं, उनके फैमिली में
सर मैंने ये बेटा एडॉप्ट किया है, ये मेरा जो इनकी फैमिलीज है उनके घर में है एक दो को इस तरीके से है, एक दो। हाँ जी डॉक्टर साहब जी तो जैसे सुषमा जी बता रहे हैं, तो आई थिंक उनके बेटे का एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है और फ्रंटल अगर बॉल्डनेस आ गया है तो वहाँ पर यूजुअली हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। देखिए पीआरपी जो वो सवाल कर रहे हैं कि वो ब्लड से जो बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, और ये एक रीजनरेटिव थेरेपी है, लेकिन ये वहाँ काम करेगा जहाँ पर रूट्स अवेलेबल है। अच्छा, तो अगर सपोज पीछे बाल बचे हुए हैं वहाँ पर हो सकता है और बेटर हो जाए बाल, क्राउन एरिया जो ये होता है एरिया, बीच का एरिया हो सकता है वहाँ पर बाल आ जाएं, बट फ्रंट जैसे बता रहे हेयर लाइन पीछे चले गई है तो हेयर लाइन पे हेयर ट्रांसप्लांट ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मोस्टली बाल यहाँ से जाते हैं, सेंटर से ही जाते हैं? मोस्ट नहीं, सामने पूरा चला जाता है। इसमें भी ग्रेड्स हैं एक्चुअली, जैसे ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 7 तक ग्रेडिंग है कि कहाँ तक आपके बाल पीछे गए हुए हैं। तो अगर किसी का पूरा ही गंजापन है, पीछे बस छोटा सा एरिया बस बचा हुआ है, उसको हम ग्रेड 7 बोलते हैं। अच्छा, तो हमारा जो स्कैल्प होता है क्या उसकी कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से हमारे हेयर का टेक्सचर बदल जाता है या हेयर फॉल शुरू हो जाता है? कुछ ऐसा रीजन रहता है? देखिए काफ़ी चीज़ें तो जेनेटिक हैं कि जैसा हमारे फैमिली में चल रहा है उसी तरीके से हमारे बाल यूजुअली बिहेव करते हैं। ओके जी बिल्कुल। लेकिन दांतों की अगर बात करें डॉक्टर साहब, अगर हम लाइफ स्टेज में आगे बढ़ें, प्यूबर्टी में आए तो या फिर यूथ में जाएं, वहाँ की समस्याएं क्या हैं? हर एक स्टेज में जो है अपनी वो होती है, जैसे हमने अभी पीडियाट्रिक प्रॉब्लम्स बताई, इसी तरह एडोलसेंस हो गई। एडोलसेंस में क्या होता है, जैसे आपने मैलोक्लूजन पे एक सवाल पूछा था कि बच्चों के आड़े टेढ़े दांत, तो किशोरा अवस्था को जो है हम इसके लिए बेस्ट स्टेज मानते हैं कि आप जितना जल्दी जो है ट्रीटमेंट करवा लें। और बच्चे उस अवस्था में कॉन्शियस भी रहते हैं अपनी जी लुक को लेकर। हाँ, आजकल जो है फैशन के दौर में जो है बच्चों को ओरल हाइजीन या ओरल उस पे जो है ज़्यादा स्ट्रेस रहता है जी। और उसके बाद आप देखिए एडल्टहुड में क्या होता है, हमारी जो है स्ट्रेस की बात जैसे अभी हमने करी कि स्ट्रेस में रहते हुए लोग जो है नशे के आदी होते हैं, तो उन सब चीज़ों से भी बचना चाहिए हमें, क्योंकि हमारी ओरल डिजीज़ जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और आपके लेटर स्टेजेस में जो है जिस प्रकार से आपकी अगर हाइजीन वगैरह नहीं मेंटेन आप कर पाते हैं, पेरिडोंटल प्रॉब्लम्स जैसे ड्राई माउथ की कंडीशंस आ जाती हैं जिससे हमारी डेंटल डिजीज़ ज़्यादा बढ़ती हैं, तो उन पे ध्यान देना चाहिए। जी इस समय बिहार चलते हैं जहाँ से आयशा जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। मेरा बाल बहुत ज्यादा सफेद। जी जी। तो इसका उपाय क्या? टीनेजर हैं और बाल में सफ़ेदी है। जी देखिए बाल अगर बहुत कम एज में सफ़ेद हो रहे हैं तो यूजुअली वो जेनेटिक है। अच्छा। उसमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के ऑप्शंस नहीं होते, बट देखिए बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं एक प्रॉपर एज में, एक जेनेटिक हो गया, एक एज रिलेटेड हो गया, बीच का एक हिस्सा होता है जहाँ पर कुछ रीजंस हो सकते हैं। एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती है, आप आयरन, विटामिन डी, विटामिन B12, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये चेक कर सकते हैं। दूसरा केमिकल डैमेजेस जो हम जो शैम्पूज में सल्फेट्स होते हैं या फिर सैलून प्रोसीजर्स हम करते हैं, ये एक कॉमन कॉज होता है ग्रे होने का। ओके। तो ये दो रीजन और तो मार्केट में आजकल बहुत सारे ऐसे हेयर ऑयल्स हैं मौजूद जो कि दावा करते हैं, सीरम्स और ऑयल्स की वो हमारे बालों को जो ग्रे हो रहे हैं वापस ब्लैक कर देंगे, कहाँ तक सही है? यूजुअली ये काम नहीं करते हैं, ज़्यादातर हमने जो देखा है ये सब ऑयल उतना काम नहीं करता। बट हाँ, अब अगर आप अपनी न्यूट्रिशन पे थोड़ा ध्यान दें, जो कमी है बॉडी में उसको पूरी कर लें, और जैसे मैंने बताया कुछ केमिकल डैमेजेस होते हैं जिसके कारण ग्रेइंग होती है, वो अगर टेक केयर करे तो आई थिंक उससे रिवर्सल होने का संभावना ज़्यादा रहती है। जी ओके। एक जिज्ञासा मेरी है डॉक्टर ज्ञानेंद्र, जैसा आपने कहा कि ब्रश करें, अब हम देखते हैं एनिमल्स तो ब्रश नहीं करते लेकिन च्यू अच्छे से करते हैं, तो क्या जो हम खाना खा रहे हैं जल्दीबाजी में ना खा के अच्छे से उसको च्यू करें तो पाचन भी होगा और दांत भी स्वस्थ रहेंगे? एब्सोल्युटली राइट। मैं इस चीज़ को अपने काफ़ी सारे लेक्चर्स में भी कहता रहता हूँ कि आप पहले के अपने बूढ़े बुजुर्गों में देखिए तो उनकी जो है ओरल डिजीज़ आपको जो है काफ़ी हद तक कम मिलेंगी। उसका रीज़न क्या था? रॉ एंड जंक फूड नहीं खाना और रॉ फूड को जो है ज़्यादा खाना। लाइक शुगर केन आप अगर ले रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो हैविंग शुगर, अब तो बहुत मुश्किल है। लेकिन आप अगर मैं आपसे भी कहूँगा कि आप उसको जो है चूज़ करके खाइए तो शायद हर कोई कहेगा कि हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन पहले आप लोगों को देखिए तो उसमें जो रेशे होते हैं वो जो है सेल्फ क्लेंजिंग का भी काम करते हैं। तो उन शुगर्स को जो है मतलब आप अगर साइमल्टेनियसली क्लीनिंग हो रही है तो डेंटल डिजीज़ काफ़ी हद तक कम हो सकती है। ओके। तो जो हमारे माउथ में जो सलाइवा प्रोडक्शन होता है, तो क्या सलाइवा प्रोडक्शन का भी फर्क पड़ता है, असर होता है हमारी ओरल हेल्थ? डेफिनेटली
आप जो है जैसे जितना ज़्यादा हमारा ओरल मतलब फ्लूइड कंटेंट रहेगा उससे क्या रहेगा अपना डिज़ोल्व होती जाएंगी। कोई भी शुगर्स हैं जैसे आपने कोई कैंडी या चॉकलेट्स खाई और वो दांतों पर चिपकी रह गई तो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ सलाइवा जो है प्रमोट करता है कि उसके ऊपर से वो लेयर हटे। अगर वो लेयर चिपकी नहीं रहती तो डेंटल डिजीज काफ़ी कम होती जी है। बिल्कुल। आज टीडी मॉर्निंग शो में हम फोकस कर रहे हैं चेहरे की रौनक पर, चाहे हम आपकी मुस्कान की बात करें या फिर त्वचा की। लेकिन अगर हम बालों पे देखें तो डॉक्टर साहब अगर गंजेपन को दूर करने के लिए एक तो होता है ना वो टोपी टाइप आपने बाल पहन लिए, एक हम हेयर वीविंग सुनते हैं कई बार फिल्मी सितारों ने भी कराई, और एक है हेयर ट्रांसप्लांट। क्योंकि आप हेयर ट्रांसप्लांट के सर्जन हैं, क्या होती है ये सर्जरी? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी बेसिकली एक ऐसा सर्जरी जिसमें आपके पीछे के जो बाल हैं, अच्छा। पीछे के बाल हम वहां पर लगा देते हैं जहां पर बालों की ज़रूरत है। बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन है बालों का। आपके पास एग्जिस्टिंग हेयर है, उसको हम आपके उस जगह पे लगा दिया जहां पर उसकी ज़रूरत है। बेसिकली एक साइंस है इसके पीछे कि ये जो पीछे के बाल होते हैं, आप देखते होंगे कि कितना भी गंजापन हो जाए ये बाल रहते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर हमारे हार्मोन्स का असर नहीं होता है जो बालों को गिराते हैं टाइम के साथ, जिससे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन से एक DHT नाम का हार्मोन बनता है और वो हमारे बालों को पतला करता है और समय के साथ, उम्र के साथ गंजापन ले आता है। तो उस हार्मोन का असर पीछे के बालों में यूजुअली नहीं होता है। इन बालों को अगर हम सामने डालते हैं तो वो अपना कैरेक्टरिस्टिक मेंटेन करके रखता है, जिसे हम डोनर डोमिनेंस बोलते हैं। तो ये एक साइंस है बेसिकली जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। और ये जो सामने लगे बाल है ये काफी लंबे समय तक फिर उस जगह पे रहते हैं। ये साइंस को ट्राइकोलॉजी कहते हैं। बालों के साइंस को ट्राइकोलॉजी कहते हैं। ओके, यहाँ मेरा एक क्यूरियोसिटी है कि जैसे आपने कहा कि पीछे के बाल जो हैं उनको लेकर हम आगे के बालों में उनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, लेकिन सपोज एक इंसान है जो पूरी तरीके से बाल्ड है लेकिन वो बाल लाना चाहता है, तो क्या हेयर डोनेशन भी होता है कि वो फॉलिकल्स के साथ हेयर डोनेट हो जाए और उसके बाल लग जाएं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली अगर किसी को पूरा गंजापन है तो यूजुअली कुछ डिजीजेज होते हैं जो इस तरीके की चीज़ें सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। एलोपेशिया एरियाटा जैसा है कि पूरा गंजापन हो सकता है जिसमें आपको कुछ भी बाल ना हो। तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए देखिए पीछे के बाल तो ज़रूरी है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता वो। और पूरा गंजापन है तो फिर हम प्रोस्थेसिस ही बोलते हैं कि विग लगा लीजिए या विविंग कर लीजिए। अभी हेयर डोनेशन जो होता है वो भी बेसिकली हेयर डोनेशन बाल शेव करके जो होता है या बाल ट्रिम करके जो मंदिरों में कई बार दान करते हैं, वो बेसिकली विविंग के लिए या विग के लिए होता है। लेकिन दांतों की बात करें डॉक्टर साहब, कब है कि अगर दांत में मान लो कैविटी हो गई कि आप उसको रिट्रीव करेंगे ओरिजिनल दांत, कब है कि आप कहेंगे अब एक आर्टिफिशियल दांत इम्प्लांट कर लो? देखिए, मैं हमेशा भी कहता रहता हूँ कि नेचर की दी हुई चीज़ से खिलवाड़ हमें उस स्टेज तक नहीं करना चाहिए जब तक वो नितांत आवश्यक हो जाए। राइट। तो मैं जैसे डेंटल डिजीज़ के बारे में बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ दांत की 3 लेयर्स हैं, इनामल, डेंटिन एंड पल्प। उसमें जो है क्या होता है, जब कभी भी हमारी जैसे मैंने कहा था कोई भी चीज़ मीठा खाया और उस पर जा कर के जो है बैक्टीरियाज एक्ट करके उसमें केरी शुरू हो गई। कुछ दिन तक आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। बाय द टाइम इट इज़ क्रॉसिंग एनामल दैट में टेक अप टू 3 years। एक आपको ब्लैक स्पॉट लीजन दिखेगा। हमारे चेहरे पे कोई ब्लैक दाग है उसको हम तुरंत हटाएंगे, अगर दांतों में है तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये अगर हम रेगुलर आपके पास आते तो आप पिक कर लेते? डेफिनेटली, इसीलिए 6 months के लिए कहा जाता है। तो इनामल से जैसे जैसे डेंटिन में गया, अब आपको फर्स्ट साइन पेन का आपको आएगा, ठंडे के साथ आएगा, शॉर्ट पेन, और अपने आप हट जाएगा। कोई भी चीज़ ठंडी खाई, आप एड्स भी देखते हैं, ठंडी आइसक्रीम खाई, आवाज़ निकली, तो दैट इम्प्लाइज दैट्स अ फर्स्ट साइन ऑफ कि आपका इन्फेक्शन अब एक अलार्मिंग स्टेज में पहुंच गया है। उसके बाद जो है जैसे जैसे उसने डेंटिन के साथ क्रॉस करते हुए पल्प में पहुंचा तो आपको जो है पेन ठंडे के साथ साथ गर्म से भी होने लगता है। राइट। सो एट दैट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपकी जैसे डेंटिन में आपने इसको इंटरसेप्ट करके करवाया तो हम इसकी सिंपल फिलिंग कर देते हैं। अगर पल्प के साथ साथ उसने रूट को भी इन्वॉल्व कर दिया, दैट्स नोन एज रूट कैनाल ट्रीटमेंट नाम का एक ट्रीटमेंट होता है, उसको हम कर देते हैं। एक्सट्रीम केस की मैं बात करता हूँ कि आपका मान लीजिए पूरा क्राउन जो कि मुंह में आपको दिख रहा है वो पूरा का पूरा डेंटल केरीज से ख़त्म हो गया। उस स्टेज पे लोग सोचते हैं कि इसको निकलवा करके हम जो है वो कर लेते हैं, बट आई वुड एम्फसाइज कि आप उसको भी सेव करिए। देयर आर कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स जिसकी वजह से हम उन पे भी जो है कोर, पोस्ट एंड कोर नाम के ट्रीटमेंट से उस पर कैप लगा सकते हैं। Why I am emphasizing on nature's given teeth is because जो भी substitutes आज की डेट में हैं हमारे पास, say to be most advanced, मैं implants की बात करूं तो उनकी भी जो strength है what we are attaining with implants is mere 40 to 60% of the natural tooth। बिल्कुल, और इसलिए बिल्कुल समझिए टीथ के 3 एरियाज बताए। एक तो
इनेमल, डेंटाइन और and पल्प। pulp। तो जब आपके इनेमल में वो थोड़ा सा दांत पड़े तभी अगर आप जाते हैं डेंटिस्ट के पास तो वहीं पर ही आप उसका निदान पा सकते हैं। निर्मल जी हैं इस समय फोन लाइन पर। हेलो एक्चुअली मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम है जी। एलर्जी स्किन एलर्जी। डॉक्टर साहब, स्किन की कौन सी एलर्जीज हो सकती हैं? देखिए, स्किन में बहुत तरीके की एलर्जीज हो सकती है। तो अर्टिकेरिया नाम की बहुत कॉमन एलर्जी होती है जिसमें दफ्फड़ या चकत्ते पड़ जाते हैं। जी, घबराहट ही हो जाती है देख के। जी तो बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत सारी तरीके की एलर्जीज हो, दवाइयों से एलर्जी हो सकती है कि पूरे स्किन में लालिमा आ गई। पॉल्यूशन, आपने सुना होगा कि एक्जिमा हो गया, जो पैचेस रहते हैं, खुजली वाले पैचेस रहते हैं, वो हो सकता है। टोपिक डर्मेटाइटिस हो सकता है, एंडोजेनस डर्मेटाइटिस हो सकता है, खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जी तो बहुत तरीके की हो सकती है, डायग्नोसिस करना ज़रूरी होता है। आर्टिकेरिया जिसमें पूरे लाल हो जाती है बॉडी, उसमें सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो कॉज ढूंढना होता है कि वो कॉज क्या है उसका, अर्टिकेरिया का। कॉज एक बार मिल गया तो हम बहुत इजीली ट्रीट कर सकते हैं। आप उस कॉज को अवॉइड करिए, ये सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर कॉज नहीं मिलता, जो बहुत सारे केसेस में होता है, तब हम कुछ कॉमन एंटी हिस्टामिनिक या एंटी एलर्जिक टैबलेट्स वगैरह हैं जो रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। काफ़ी सेफ होता है। बट मेरा हमेशा सजेशन ये रहता है कि आप अपने डॉक्टर से बात जरूर करिए। किसी को पढ़ाई से एलर्जी, मेडिकेशन पढ़ाई से भी एलर्जी होती है लोगों को। जी जी। डॉक्टर, बच्चों के अगर दूध के दांत समय पर टूटे हैं कि नहीं टूटे हैं, ये कैसे पता लगाया जाए? क्योंकि कई बार पता नहीं चल पाता है और कई केसेस में हम देखते हैं डबल दांत भी आ जाते हैं बच्चों के। जी, मैंने कहा एक ट्रांजिशन स्टेज की मैंने बात करी थी। एक तो आए दूध के दांत 6 महीने से लेकर के 3 साल तक यूजुअली आ जाते हैं। फिर ट्रांजिशनल स्टेज हमारी 5.5 या 6 ईयर्स से शुरू होकर 12 ईयर्स तक जाती है, जिसमें कि आपके दूध के दांत टूट रहे हैं और परमानेंट दांत आ रहे हैं। तो उसमें आप डबलिंग के लिए, तो मैं इसलिए कहूँगा डबलिंग तो तुरंत इंटरसेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि क्या है, वो आपका दूध का दांत अगर समय से ज़्यादा कोई भी चीज़ रह रही है तो वो आपकी हेल्थ को हैम्पर कर रहा है। किस तरह से कि पहली बात तो वो जो परमानेंट दांत आना चाहिए उसके लिए जगह नहीं मिल रही है, उसको जो नॉर्मल राइट पाथ मिलनी चाहिए वो राइट पाथ नहीं मिल रही, तो या तो वो आड़ा टेढ़ा आएगा या वो अंदर ही रह जाएगा। तो दोनों तरह की हमारे लिए समस्याएं। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत फोन आ रहे हैं, आपकी इजाजत हो चलते चलते एक आखिरी सवाल ले लें। जी प्रीति जी। सर, मुझे हेयर फॉल और गम्स दोनों का प्रॉब्लम है। जी। मेरे को हेयर फॉल 5 साल हो गया, कंटिन्यू है जी। और हेयर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती जी। और मेरे गम्स में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है। जी, उम्र कितनी है आपकी प्रीति जी? 40। जी, डॉक्टर साहब पहले गम्स का बताइए। मैम, गम्स के लिए प्रीति जी को मैं कहना चाहूँगा कि 40 इयर्स है तो मैंने कहा पेरियोडोंटल समस्या या पायरिया, उसके लिए मैंने कहा था कि कभी भी हम ब्रश करते हैं तो ब्रशिंग हमारी जो है सफिशेंट नहीं रह जाती, क्योंकि हर एक नुक एंड कॉर्नर को हम नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए हर 6 मंथ्स पे हम प्रोफेशनल क्लीनिंग कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, प्लाक तो हमारे दांतों का ब्रशिंग से जो है हट सकता है, लेकिन वो प्लाक अगर लंबे समय तक रह जाता है नुक्स एंड कॉर्नर्स में हमारी प्रॉपर ब्रशिंग के बाद भी, तो वो कैलकुलस बन जाता है। कैलकुलस धीरे धीरे हमारे मसूड़ों के नीचे जो हड्डियाँ सपोर्ट कर रही हैं रूट्स को, उनको गलाने लगता है। तो अगर हम प्रॉपर समय रहते जो है प्रॉपर मतलब प्रिवेंटिव केयर करते हुए जो है उसको करेंगे, स्केलिंग करवा करके एंड रूट प्लानिंग, तो हम उसको सही कर सकते हैं। डॉक्टर साहब लास्ट 30 सेकेंड्स। जी देखिए, 40 एज है तो इस एज में अगेन जो हमने बात की थी, एक तो हार्मोनल इश्यूज हो सकता है, हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है, कई बार फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है, पीसीओडी भी रहता है। बट 40 में कई बार पेरीमेनोपॉजल जो एज ग्रुप आने लग जाता है उसके कारण भी हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो ये देखना ज़रूरी है कि एक्चुअली वो दिख कैसा रहा है हेयर फॉल अभी, तो एक बार वो डायग्नोसिस हो जाए उसमें फिर हम सही कॉज बता पाएंगे। बट इस एज ग्रुप में ऑलमोस्ट सारे कॉजेज हो सकते हैं हेयर फॉल। इनफैक्ट न्यूट्रिशन भी कई बार एक मेजर कॉज बन जाता है, आयरन डेफिशिएंसी वगैरह भी। बिल्कुल, तो अपने खान पान का ध्यान रखें और सही समय पर अपने डॉक्टर से सलाह भी लें। आज कार्यक्रम में आके चेहरे की रौनक पर बात करने के लिए डॉक्टर प्रकाश कूटे आपका, डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्रा आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।